नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, अखिल स्वामी सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर। सर, जिस तरीके की स्थिति बन रही है, बिहार से लेकर के महाराष्ट्र तक राजनीति जो है उसने जोर पकड़ा हुआ है। सियासत जो है इस भरी बरसात में भी तमाम जगहों पर भारी वर्षा हो रही है, उसके बीच में भी सियासी गर्मी जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। एक तरफ जहां महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकातों का दौर बढ़ गया है, कयास इस चीज के लगाए जाने लगे हैं कि उद्धव ठाकरे साहब जो है बहुत जल्दी एनडीए का हिस्सा हो जाएंगे। उधर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय लोग जो हैं वो राज ठाकरे को सीधे चैलेंज कर रहे हैं कि हमने उनको हिंदी सिखा दी। इसके साथ साथ देश में चुनाव आयोग अलग जो है वो ऐसे जाल में, ऐसे दलदल में धंसा हुआ दिख रहा है कि उसको अपनी ही गर्दन बचाना मुश्किल पड़ता जा रहा है। अजीत अंजुम एक के बाद एक खुलासे करते चले जा रहे हैं। चुनाव आयोग एफआईआर से डरा रहा है, वो डरने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये लीजिए एक और नया खुलासा। अब जो लोग मर चुके हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, उनके वोटर आईडी कार्ड बन जा रहे हैं। तो ये जो पूरा खेल, पूरा सिस्टम का ये सारी चीजें चल रही है। पहले तो एक मैं जरा छोटी सी टिप्पणी इस पर आपकी लूं, फिर सवालों पर आता हूं जी। जय संविधान। देखिए, जो रामप्रकाश जी आपने शुरू में कहा कि उद्धव ठाकरे और फडणवीस साहब की मुलाकात हो रही है, देखिए मैं इसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता। इसलिए नहीं देता, मैं उद्धव ठाकरे की पोजीशन पे अपने को रख के सोचता हूं कि अगर मैं मान लीजिए इस समय उनके साथ चला गया तो मुझे मिलेगा क्या। बीएमसी का चुनाव होने वाला है। बीएमसी के चुनाव में मानी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे के बीच में लड़ाई है, और वहां पे एकनाथ शिंदे का उतना प्रभाव नहीं है। उनका ठाणे और दूसरे एरिया में उनका प्रभाव है, लेकिन जो मेन मुंबई है वहां पे उद्धव ठाकरे एक कंटेंडर हैं। तो जिस वजह से वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे वो रिजॉल्व तो हुआ नहीं, और यहां पे उनको ये लग रहा है कि अगर करना होता तो पहले ही कर गए होते। लेकिन आज के तारीख में और जिस प्रकार से उन्होंने देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से लोगों को किनारे करती है, अब जेडीयू को किनारे करने का, नीतीश कुमार को किनारे करने का भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से एसआईआर के माध्यम से प्रयास किया है, और जिस प्रकार से चंद्रबाबू नायडू उसको समझ गए हैं कि एसआईआर के माध्यम से ये काम आंध्र प्रदेश के अंदर भी होना है, उन्होंने अपनी आपत्ति जाहिर कर दी है। तो आई डोंट रीड मच इनटू इट। मुझे नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे कहीं जाने वाले हैं। हाँ, जिसको जाना था वो चला गया है। देखिए, एक शक हम लोगों को शुरू से था, और आम आदमी पार्टी के बारे में पता नहीं लोग उनपे इतना विश्वास क्यों करते थे। आम आदमी पार्टी का जो शुरू से मैंने देखा है 2013-14 से, जब से इनका उदय हुआ है, एक तो उनके जो गुरु हैं, उनके गुरु से ही ये लगता है कि भाई जिसका गुरु ऐसा है शिष्य भी वैसे ही होंगे। तो अन्ना हजारे पे जिस प्रकार का उन्होंने उस समय एक अपना बनाया था, नैरेटिव बनाया था, और जिसके माध्यम से एक जमी जमाई सरकार, फिर विनोद राय ने जिस प्रकार कहा, और विनोद राय ने बाद में जाके उसकी माफी मांग ली कि इस प्रकार का कोई घपला नहीं हुआ था, मैंने गलत कहा था। अन्ना हजारे बिल्कुल अंतर्धान हो गए, जो उन्होंने बिल्कुल लोकपाल के बारे में बाकी चीजों की बात करना बंद कर दिया। तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का चरित्र मुझे शुरू से संदिग्ध नजर आता था। उन्होंने घुटने टेक दिए और बिल्कुल पार्लियामेंट सेशन के पहले भेजे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि उन्होंने एक प्रकार से इंडिया गठबंधन को कमजोर करने का प्रयास किया। संजय सिंह जो एक बड़े अच्छे नेता, जिनको मैं मानता था, बड़ी इज्जत करता था, बड़ी आक्रामकता से बात करते थे, बड़े एग्रेसिव टोन में बात करते थे, उनका जो अभी स्टेटमेंट मैंने सुना जिसमें उन्होंने कहा हम लोग पार्लियामेंट चुनाव के अंदर इंडिया गठबंधन का भाग थे। भाई, इंडिया गठबंधन का भाग थे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस समय तो बात इंडिया गठबंधन की नहीं हो रही, इस समय तो विपक्ष की बात हो रही है। तो अगर आपको लगता है कि लोकसभा में आप चुनाव इसलिए इंडिया गठबंधन के साथ लगे थे कि संविधान को बचाने की आवश्यकता थी, तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए काम करने लगी है और एसआईआर के बात करने लगी है? इसका मतलब यह है कि अगर आप उस पार्टी को जिसने दिल्ली के अंदर वोट ऐड और डिलीट करके आपको चुनाव हराया है, उसके खिलाफ मोर्चे में आप शामिल नहीं है, आप कह देते हैं हम इंडिया गठबंधन में नहीं है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के, तो इसका मतलब यह है भारतीय जनता पार्टी ने वही मैसेज आम आदमी पार्टी को दिया जो उन्होंने जेएमएम को दिया था। जेएमएम नहीं झुकी, हेमंत सोरेन नहीं झुके, जेल में जाना उन्होंने पसंद किया, लेकिन मेरे ख्याल से मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल जो जेल गए, उन्हें लगा कि भैया ये उन्होंने कहा होगा कि अगर तुम इंडिया गठबंधन को 2 दिन पहले छोड़ोगे, जिससे कि उनकी सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएंगी, हम तुम्हें जेल नहीं भेजेंगे, केवल चार्जशीट खेलते रहेंगे, और उधर हम जो है भूपेश बघेल के बेटे को बंद कर देंगे, उधर रॉबर्ट वाड्रा भी कर देंगे, तुम्हें केवल नाटक करना है और तुम्हें इस समय इंडिया। तो ये मेरे ख्याल से
उद्धव ठाकरे नहीं छोड़ेंगे इंडिया गठबंधन को, क्योंकि उनको कोई फायदा उससे नहीं होने वाला है और उनकी पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस समय सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्हें जेल क्योंकि जाने का इच्छा नहीं है, इसलिए वो बिहार के अंदर भी इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, गुजरात के अंदर भी पहुंचाएंगे। जैसे टीएमसी ने भी गोवा के अंदर और आम आदमी पार्टी ने नुकसान पहुंचाया था, वैसा ही करेंगे। तो मुझे आम आदमी पार्टी का तो पता चल गया, उद्धव ठाकरे ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, आम आदमी पार्टी का भितरघात तो दिख गया लोकसभा चुनाव के समय भी, जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए थे और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल उस समय बोल रहे थे जब वो सीटों की बात कर रहे थे, फिर हरियाणा इलेक्शन में जिस तरीके से देखा गया, आम आदमी पार्टी की हरकतें तो उस समय से ही दिख रही थी, कई बार सवाल भी उठाए गए। खैर, एक और चीज का जब आपने संसद सत्र का जिक्र कर दिया तो मैं आपसे समझ लूं, बहुत सारे सवाल हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, पहलगाम में हुई हत्या हो, सीजफायर हो, एसआईआर हो, इन सब का जवाब देने को तैयार हो जाएंगे मोदी इस संसद सत्र में? देखिए मोदी जी, मेरे को जहां तक लगता है मोदी जी संसद सत्र में आएंगे ही नहीं, मेरे ख्याल से वो नहीं आएंगे। और अमित शाह जो है वही हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान और अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, भगवान राम और श्रावण महीना और कावड़, इस तरह की बातें करेंगे। मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए अगर पहलगांव के अंदर, और जो अब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप का आज जो ये कथन आया है जिसमें उन्होंने कहा, 24वीं बार ये कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध ना मैंने कराया है, और इसके अलावा उन्होंने जो कहा वो इतनी खतरनाक बात है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो ये संघर्ष हुआ इसमें 5 जेट गिरे। अच्छा, भारत ने आज तक ये क्लेम नहीं किया कि हमने पाकिस्तान के जेट गिराए। हमने कहा कि हमने उनके जो एयर बेसेस थे उनको तबाह किया और टेररिस्ट कैंप्स को तबाह किया, हमने जेट्स की बात नहीं की। इसका मतलब यह है कि उनके पास इस चीज का प्रूफ है, डोनाल्ड ट्रंप के पास, सैटेलाइट्स के माध्यम से, कि जो 5 जेट गिरे किसके गिरे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जब हम कह रहे हैं हमने पाकिस्तान के नहीं गिराए और डोनाल्ड कह रहा है कि 5 गिरे, इसका मतलब यह है जो ये अजीत डोवल ने स्टेटमेंट दिया था कि हमारा कोई नुकसान ही नहीं हुआ। अरे नुकसान नहीं हुआ, पुंछ में जाके पूछ लो कितने लोगों का नुकसान हुआ। गुरुद्वारे टूटे, मंदिर टूटे, वहां पे लोगों के मकान टूटे, लोगों की मृत्यु हुई, और तुम कह रहे हो कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर ये 5 जेट, इसका मतलब यह है कि देखिए झूठ जो है बहुत ज्यादा छिपता नहीं है, सत्य तो अंधकार को चीरते हुए बाहर आता है। तो यह बात बिल्कुल सही है कि नुकसान हुआ, जो सीडीएस ने माना, जो नेवल ऑफिसर ने माना, जो एयरफोर्स ऑफिसर्स ने माना। एयरफोर्स ऑफिसर्स ये कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि 10 साल से हमारी युद्ध आपूर्ति नहीं हो रही है और हमारी जो तैयारी होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, और हमारे को इसके लिए आवश्यकता है सामग्री की, और इंडिजीनियस और अपने इंटरनल प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि वेस्ट हमें धोखा दे सकता है और पाकिस्तान को चीन का सीधा समर्थन है। लेकिन इसके बावजूद, तो इसका मतलब यह है कि अजीत डोवल साहब जो है आर्मी के खिलाफ जाके खड़े हो गए। आर्मी कुछ और कह रही है, अजीत डोवल साहब कुछ बात और कह रहे हैं। तो देखिए ये सारी चीजें इतनी पेचीदा हैं। लेकिन पहलगांव के बारे में, पुलवामा के बारे में, कि पुलवामा में क्या हुआ था, आरडीएक्स कहां से आया था, कि पठानकोट में आपने आईएसआई को क्यों इंस्पेक्शन के लिए बुलाया था, इस चीज का जवाब राम प्रकाश जी गलतफहमी मत पालिए, कुछ भी पाल लीजिए, गलतफहमी मत पालिए। मोदी जी कोई जवाब नहीं देने वाले हैं, और जो जवाब देना है चुनाव आयोग के सारे प्रपंच के बावजूद अगर देना है तो देश की जनता को देना है। लेकिन देश के जनता के जो भी सवाल रहे हैं अभी तक तो किसी सवाल का जवाब देते हुए नहीं देखे गए हैं, सिवाय इसके कि वो आम चूस करके खाते हैं कि काट करके खाते हैं। इन सवालों के जवाब वो देते हैं। खैर सर, जिस तरीके से हम बिहार की बात थोड़ी सी कर लें, बिहार में मोतिहारी के अंदर उन्होंने रैली की। उस रैली में मोदी जी ने बहुत सारी चीजें कही। उन्होंने बिहार के कुछ प्रमुख शहरों के नाम गिनाते हुए भारत देश के बाकी शहरों की तरीके से वहां पर विकास करने की बात भी कह दी। हालांकि उनको ये सोचने में 11 साल लग गए कि पटना में भी जो है वो पुणे के जैसे औद्योगिक विकास हो जाए, तो करने में कितने साल लगेंगे। दूसरी चीज ये भी है कि जिस तरीके से वहां पर उनका विरोध किया गया, उनको काले झंडे दिखाए गए, वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चुनाव है, साथ में एसआईआर को लेकर के जिस तरीके से बिहार के लोगों में गुस्सा है, और अब ये विरोध जो उनके ही वादों को पूरा ना करने के लिए हो रहा है। देखिए राम प्रकाश जी, जब चुनाव आयोग इस बात पे उतारू हो गया हो कि उसे ईमानदारी से चुनाव होने ही नहीं देना है, तो बेचारी जनता करे क्या। अगर 90% लोग भी वोट दे देंगे जाके इंडिया गठबंधन को या महागठबंधन को,
और ईवीएम बदल दी जाएंगी और 100% की बैटरी चार्ज ईवीएम से रिप्लेस कर दी जाएंगी। भाई जब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ईवीएम में मैनिपुलेशन होता है, एलन मस्क कह रहे हैं कि ईवीएम में मैनिपुलेशन होता है, और सारे जितने भी विदेशी वो हैं वहां पे वोटिंग जो है बैलेट पेपर से होती है, हमारे ईवीएम से हो रही है। फिर ये एसआईआर की प्रक्रिया किसी को समझ में आ रही है क्या? जो अजीत अंजुम ने निकाल के दिया, जो मरे हुए लोग हैं उनके नाम है वोटर लिस्ट पे। अच्छा, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, जिनके पास बीएलओ नहीं आया, जो बीएलओ के पास नहीं गया, जिसने फॉर्म नहीं भरा, उसके बाद रिसीट आ रही है मोबाइल पे कि आपकी एक्नॉलेजमेंट है और आपकी रिसीट मिल गई है, और बिना बात की चीजें जो है वो फैलाई जा रही हैं। एक आर्मी ऑफिसर का अजीत अंजुम ने दिखाया कि वो बेचारा गया वहां पे और जाके उसने अपनी, क्योंकि माँ अकेली रहती है गांव में, अपनी पत्नी के साथ गया, तो पता चला उसके वो गया, अच्छा उसने बीएलओ से बात भी कर ली थी आने से पहले कि मैं आने वाला हूं, और जब वहां गया तो देखा उसके मोबाइल पे मैसेज आ गया कि आपका फॉर्म हमें मिल गया। तो उसने बीएलओ से कहा कि भैया ना मैं तुमसे कभी मिला, ना मैं तुमसे मिला, ना मैंने ऑनलाइन रजिस्टर किया, मेरा नाम कैसे रजिस्टर हो गया? इसका मतलब यह है कि खुला खेल फरूकाबादी हो रहा है। इसमें जनता क्या करेगी? भाई जनता ने तो देखिए मोतिहारी में बता दिया, जहां पे मोदी जी पहले फेंक के गए थे कि ये जो चीनी मिल बंद पड़ी हुई है, अगली बार आऊंगा तो इसी चीनी मिल की बनी हुई चीनी की चाय पीऊंगा, वो जो मिल है वो अभी तक बंद पड़ी हुई है। जनता के अंदर रोष इसलिए है, अब बच्चों के अंदर जो हम लोग चाह रहे थे, एक शिक्षक चाह रहे थे, बुजुर्ग चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि देश के बच्चे ये डिमांड करें कि हमें नौकरी दो, फैक्ट्री दो, इंडस्ट्री दो। अच्छा, वो अब वहां पे सारे जवान लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं तेजस्वी यादव ने 17 महीने के अंदर 5 लाख नौकरी दे दी, अगर 17 महीने और रह गए होते तो 10 लाख का उनका वादा पूरा हो गया होता। उसके बाद नीतीश कुमार ने एक नई नौकरी नहीं दी, जो भी नौकरियां मिली वो तेजस्वी यादव के जमाने में मिली। अच्छा, जो टीचर कह रहा है, जो बरेली का एक ओबीसी टीचर कह रहा है, और एक कवि है जो कि कविताएं लिखता है, वो अपने स्टूडेंट्स को समझा रहा है कि भैया कांवड़ लेके मत जाना और दीपक, ज्ञान का दीपक जलाना, वही बात कह रहा है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कही थी। और ये तो कोई भी बुजुर्ग कहेगा अपने बच्चों से, आप भी कहेंगे, मैं भी अपने बच्चों से कहता आया, मेरे बच्चे भी अपने बच्चों से कहेंगे कि बच्चे इधर उधर ध्यान मत दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने पर्सनैलिटी को बनाओ और जीवन में आगे बढ़ो। वही उस टीचर ने कहा, उसके खिलाफ एफआईआर लिखा दिया आपने, अजय अंजुम के खिलाफ एफआईआर लिखा दी। जिनको पुरस्कृत करना था, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात कर रहे थे, उस पर आपने एफआईआर लिखा दी। तो सीधी सी बात यह, अच्छा उसने ये भी कहा कि अगर कांवड़ में आप देखिएगा 99% लोग आपको ओबीसी, एसटी, एससी मिलेंगे, उसमें किसी आईएएस का बेटा नहीं मिलेगा, पीसीएस का बेटा नहीं मिलेगा, उसमें आर्मी ऑफिसर्स के बेटे नहीं मिलेंगे, उसमें मंत्रियों के बेटे नहीं मिलेंगे, वो तो विदेश जाके पढ़ने जाएंगे, विदेश में नौकरी करेंगे, और इन लोगों को इसलिए कांवड़ में भेज दो और 26,000 स्कूल बंद कर दो जिससे वो पढ़ ना पाए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे न चल पाए। तो उस टीचर ने भी एक सही रास्ता दिखाया है, मैं उसे प्रणाम करता हूं। मैं अजय अंजुम को भी प्रणाम करता हूं और सारी पत्रकारिता जगत में आप लोग जो हैं उन्हें प्रणाम करता हूं कि आप लोग देश की जनता, लेकिन देश की जनता करे क्या? जब नॉर्थ कोरिया जैसे आपने चुनाव प्रक्रिया बना दी है, जब रूस और चीन जैसी आपने चुनाव प्रक्रिया बना दी है जिसमें जनता चाहती कुछ है, इलेक्शन में आप कुछ और कर देते हैं। एसआईआर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ईमानदारी का 1% चांस भी नहीं है। आप जिस प्रकार से अंधाधुंध बीएलओ फॉर्म भर रहे हैं, और एक चीज और, बीएलओ, बीडीओ और कलेक्टर जो भारतीय जनता पार्टी में बिके हुए नहीं है, वो हर चीज का प्रूफ रख रहे हैं, वो ऑडियो बना रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं। 1 अगस्त को जब ये लिस्ट प्रकाशित करेंगे, हजारों ऑडियो वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा हमारा सूत्र बता रहे हैं। उसके बाद देश के लोकतंत्र का एक नया अध्याय शुरू होगा। सर, एक और चीज, जब आपने नौकरियों की बात की, मोदी जी 10 करोड़ नौकरियों की बात कर रहे हैं और नीतीश कुमार साहब उसको 1 करोड़ कर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, तो असल में बिहार में तो फिर इस हिसाब से 11 करोड़ नौकरी मिल जाएगी। और क्या चाहिए बिहार को? नहीं यार, देखिए जुमले में मैं कह दूं मैं 100 करोड़ नौकरी दूंगा। भाई देखिए, मैं, मेरे बारे में अगर आपको पता चलाना है तो मेरे पास्ट को पता चलाइए ना, मैंने अपने जीवन में किया क्या है, क्या मैंने जीवन में जो बोला है वो कहा है, किया है कि नहीं किया है, वो है असली मुद्दा। मैं क्या करूंगा इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट आई हैव डन इन माय लाइफ इज इंपॉर्टेंट। मेरी पर्सनैलिटी कैसी रही है, मेरा कैरेक्टर कैसा रहा है, क्या मैं केवल आपके प्रोग्राम में आके गांधी जिंदाबाद और गोडसे मुर्दाबाद कहता हूं, या मेरे बाकी पड़ोसी कहते हैं कि नहीं बाकी समय तो स्वामी साहब जो है गोडसे जिंदाबाद कहते हैं? मैं तो नहीं कहता, मेरे तो हर जगह बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि मैं गांधीवादी आदमी हूं, हिंसात्मक आदमी हूं, देश प्रेमी आदमी हूं और सनातनी हूं, लेकिन मैं किसी धर्म और जाति से विभेद नहीं रखता। ये मेरी जीवन एक खुली किताब है। तो आप क्या करेंगे इज नॉट इंपॉर्टेंट। भाई लास्ट 20 ईयर्स
नीतीश कुमार सिटिंग ऑन द सीट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, और 11 साल से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। अभी तक आपकी मार्कशीट देख के मुझे पता चल जाएगा। भाई जो आदमी, आप सोचिए ना, किसी की मार्कशीट देखो आप, पिछले 3 एग्जाम में जो आदमी फेल हुआ है और फिर वो कहे इस बार मैं टॉप कर जाऊंगा, इसका माने तुमने नकल का कोई जुगाड़ ढूंढ लिया है। बिल्कुल। अब एक और अहम चीज है सर, जो जिस तरीके से बिहार में विरोध हुआ मोदी जी का, क्या मोदी जी जहां पर इतिहास की बात कर रहे थे, मोदी जी को ऐसे विरोध की इस समय जब आदत खत्म हो चुकी है, सवालों का जवाब देने की आदत खत्म हो चुकी है, तो ऐसे विरोध की उम्मीद रही होगी। और क्या इस विरोध से भाजपा की स्ट्रेटेजी को बदलने की जरूरत पड़ेगी बिहार के अंदर? नहीं, क्या स्ट्रेटेजी बदल लेंगे भाई? उनका विकल्प क्या है? स्ट्रेटेजी क्या बदल लेंगे? अब चुनाव आयोग ये तो कर नहीं सकता कि एसआईआर नहीं कराएंगे हम। भाई एसआईआर में आपने इतने ज्यादा फॉल्स कर दिए हैं, इतनी ज्यादा गलतियां कर दी हैं, अब उसको सुधार भी नहीं सकते। और अगर झुक गए, अगर आपने कहा, इससे अच्छा तो है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का रिजिग्नेशन ले लिया जाए और उनको जेल भेज दिया जाए और एक नए चुनाव आयुक्त को बिठाया जाए जो कहेगी नहीं साहब ये सब कुछ नहीं, एसआईआर पे एसआईआर कुछ नहीं होगी। और चुनाव आयोग, अरे जो काम होम मिनिस्ट्री नहीं कर पाया वो काम बीएलओ कर रहे हैं। माने होम मिनिस्ट्री ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कौन आदमी घुसपैठिया है, 11 साल से नहीं डिसाइड कर पा रही है, और बीएलओ डिसाइड कर रहा है बिना घर गए हुए, पेड़ के नीचे बैठकर वो बता रहे हैं कि कौन घुसपैठिया है, कौन विदेश से आया हुआ है। तो अब उनके पास विकल्प क्या है? ये मोदी जी को ऐसा नहीं है, खबर नहीं है कि प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, लेकिन उसी प्रतिरोध का सामना करने के लिए उन्होंने एसआईआर कराई थी। अब एसआईआर भी फंस गई। इतनी मूर्खतापूर्ण एसआईआर आपने करा दी, ऐसी एसआईआर करा दी जिसमें सारे के सारे लूपहोल दे दिए। अब बेचारे बीएलओ जो हैं वो रिजाइन कर रहे हैं, बीएलओ जो है वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो प्रेशर में, अवसाद में जा रहे हैं। अब कैसे आप फॉर्म भरवाएंगे? अपने आप ही दस्तखत कर रहे हैं, अपने आप ही फॉर्म भर रहे हैं, फोटो भी नहीं लगा रहे हैं, अपलोड करते चले जा रहे हैं। और नाम काटेंगे तो मुश्किल, नाम नहीं काटेंगे तो मुश्किल। अब बताइए, आसाम के अंदर जो एनआरसी हुई थी ना, उस एनआरसी में जब पता चला कि जितने लोग भारतीय नागरिकता को सिद्ध नहीं कर पाए वो आधे हिंदू थे, इसलिए उसको दबाना पड़ा, क्योंकि हिंदू अगर भारतीय नागरिक नहीं है तो उनके मुसलमान को बाहर निकाल देंगे या उनको प्रताड़ित करेंगे, उससे तो आपका नैरेटिव सिद्ध होता है, हिंदुओं के साथ कैसे करेंगे? तो उस एनआरसी को दबा दिया गया। तो यहां पे भी ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे मुसलमान मिलेंगे। भाई जब कागज तुम कलेक्ट ही नहीं कर रहे तो अभी तुम्हें कैसे पता? चेहरा देख के पता चलेगा क्या? चेहरा देख के बता दो, चेहरा देख के तो पता चल ही जाएगा कौन बांग्लादेशी है कौन हिंदुस्तानी है। एक सेंटेंस आदमी बोलेगा पता चल जाएगा कौन आदमी, टोन जो है। भाई बिहार के अंदर हार्डली 3% लोग ऐसे होंगे जिन जो बंगाली एक्सेंट से बोलते होंगे, उन 3% में भी 2.99% लोग ऐसे होंगे जो बिहार के होंगे, जो बंगाल के होंगे। भाई जो इन्फ्लेटेशन होता है आपका बांग्लादेशियों का, वो सबसे ज्यादा आसाम में होता है और उसके बाद बंगाल में होता है। बिहार में कहां होता है? अरे बिहार कोई लगा हुआ थोड़ी है बांग्लादेश से, वो तो नेपाल से लगा हुआ है। नेपाल के लोग आते हैं बिहार के अंदर, बांग्लादेशी जो आते हैं वो तो आसाम के अंदर आते हैं। सर एक चीज और जरा समझ लें कि मोदी जी बिहार के अंदर तो उन्होंने जंगल राज का जिक्र नहीं किया, एसआईआर का जिक्र नहीं किया, लेकिन जब वो पश्चिम बंगाल पहुंचे तब उन्होंने वहां पर बताया, एसआईआर का जिक्र किया। तो क्या बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में भी इसी पैटर्न पे चुनाव होगा अगर परिणाम सकारात्मक आते हैं तो, या वहां के लिए कुछ और नई स्ट्रेटेजी देखते हैं? क्योंकि ईवीएम के बाद वोटर लिस्ट में नामों को जोड़ा जाना और फिर अब नया बिहार में जाते जाते एसआईआर हो जाना, अब उसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर। देखिए ये इस बात पे डिपेंड करता है कि विपक्षियों का रोल क्या रहता है, टीएमसी का रोल क्या रहता है, आम आदमी पार्टी का क्या रहता है और बाकी इंडिया गठबंधन का क्या रहता है। अगर टीएमसी सहयोग नहीं करती, अगर आम आदमी पार्टी सहयोग नहीं करती, तो इसका मतलब यह है कि उनके भतीजे जो ममता बनर्जी के हैं वो बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह और मनीष सिसोदिया पड़ गए, इसलिए उन्होंने समर्पण कर दिया। जाएंगे सब, हारेंगे सब, जेल सब जाएंगे, लेकिन अभी इलेक्शन के पहले लड़के मर के जाएंगे या उसके बाद जाएंगे जेल, सब जाएंगे। तो इस समय जो समय की नजाकत है, बंगाल में इसलिए कहा कि एक चेतावनी दी है उनको, उन्होंने ममता बनर्जी को, कि सुधर जाओ, पूरी तरह से समर्पण कर दो, इंडिया गठबंधन की किसी मीटिंग में तुम्हें नहीं जाना है, और नहीं जाओगी तो एसआईआर करा के बेटा तुम्हें भी इलेक्शन हराएंगे और तुमको भी जेल भेजेंगे। और वही जो आज आदमी के बाद की स्थिति हो गई है वो भी ममता बनर्जी की हो जाएगी। तो 1 अगस्त को पता चलेगा कि कौन कौन ऐसा है जो सही में देश के लोकतंत्र को और संविधान को बचाने के लिए सही में
सीरियस है। और अगर आप लोग खड़े होते हैं तो ठीक है, जो बायकॉट करते हैं, जो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आते हैं, और इसका मतलब यह है जो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन के लिहाज से अगर हम बात करें तो पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं भाई बिहार में अभी जब 9 जुलाई को बंद हुआ तो उसमें एक ताकत दिखी, लेकिन इसके अतिरिक्त फिर से वही चीजें हो जाती हैं हर बार कि क्षेत्र के हिसाब से, राज्य के हिसाब से अलग अलग सबकी प्रायोरिटीज हैं। तो ऐसे में ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ेंगी, ये उनके लिहाज से तो बहुत ठीक नहीं होगा, क्योंकि फिर इंडिया गठबंधन को वहां पर एंटरटेन करने का मतलब ये हो जाता है कि ममता बनर्जी का जो स्टैक है उस स्टैक में से उनको शेयर करना पड़ जाएगा। नहीं, ये मैं सीट अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम एसआईआर के खिलाफ आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा तो खोलें, चलिए अलग खोलें, आप कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के अलावा खोलें, लेकिन इंडिया गठबंधन का जो एक कॉमन पार्लियामेंट के अंदर स्ट्रेटेजी बन रही है उसमें तो शामिल हो। ये तो पार्लियामेंट के लिए स्ट्रेटेजी बन रही है, विधानसभा के लिए तो स्ट्रेटेजी बन नहीं रही। देखिए, यहां तक मैं सहमत हूं कि अगर सीपीएम स्ट्रांग होती है तो बीजेपी वीक होती है। भाई वहां पे जो लड़ाई है वो बेसिकली पुराने जो कम्युनिस्ट हैं और पुराने जो टीएमसी वाले हैं उनके बीच की है। टीएमसी वाले को जब लगता है कि भाई ये लोग जीत रहे हैं, इस सीट पे ये जीत रहे हैं कम्युनिस्ट वाले, तो वो बीजेपी का सपोर्ट कर देते हैं। कम्युनिस्ट जो है वो जहां देख रहे हैं टीएमसी वाले जीत रहे हैं वो बीजेपी का सपोर्ट, इसी वजह से बीजेपी मजबूत हो गई। तो कम्युनिस्टों का और टीएमसी का आमने सामने विधानसभा में खड़ा होना तो ठीक है, लेकिन जहां तक पार्लियामेंट का सवाल है, ये संसद के अंदर स्ट्रेटेजी बनाने का सवाल है। अगर आप साथ नहीं आ रहे हैं, और ये पहले से भी आप साथ आए थे, पहले भी आप आए थे, विधानसभा में अलग लड़े थे, जब कम्युनिस्ट पार्टी साथ आ सकती है, जो केरला में अलग लड़ती है और बंगाल में साथ लड़ती है, बिहार में साथ लड़ती है, तो टीएमसी को क्या परेशानी है? इसका मानी यह है कि आपके भतीजे साहब पे कोई समस्या है, और जो भी आदमी इस समय इंडिया गठबंधन को छोड़ के जा रहा है, इसका माने ईडी ने उनकी कोई नस दबा दी है। जैसे शशि थरूर साहब, जिनके लिए कहा गया था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, आजकल बहुत ज्यादा, इसका मतलब यह है उस केस में गृह मंत्रालय को कोई ऐसा सूत्र मिल गया है जिससे शशि थरूर साहब परेशान है। बिल्कुल, अब खैर देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार साहब को उनकी बीमारी के हालत में भाजपा ने किस तरीके से यूज करना शुरू किया है और वहां पर जंगल राज जिस तरीके से चल रहा है और भाजपा ने सरकार का हिस्सा रहने के बावजूद भी खुद को किनारे कर रखा है, वो साफ तौर पे दिखा रहा है कि भाजपा किस रणनीति पे आगे बढ़ रही है। ऐसे में उनका साथ देने वाले दलों को अपने बारे में सोचना होगा, अपने अस्तित्व के बारे में सोचना होगा, अन्यथा की स्थिति में हश्र वही होगा जैसे तमाम अब तक के साथ देने वाले दलों का भाजपा ने किया है, नेताओं का किया है। देखिए कौन कौन बच जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।